हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। 23 मार्च 1940 में जब मंटू पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, इसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तंजीमी साथियों से तकरीर करते हुए कहा कि हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों के अंदर तहरीक पैदा करनी है, लोगों को बेदार करना है, इसलिए फ़ंड्स चाहिए होंगे। लोगों तक बातचीत को पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें छपवानी पड़ेंगी। इस दौर में ये बहुत मुश्किल था, इसलिए फ़ंड्स चाहिए थे, एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इसके लिए तहरीक के जितने साथी हैं वो फ़ंड जमा करवाएं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे, लोगों ने उनको चंदा देना शुरू कर दिया। चंदा लेने का सिलसिला शुरू हो गया, लोग जमा करवाते और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते। इस वक्त वहाँ पर जितने शुरका मौजूद थे, मुझे पहली लाइन में इन सब ने चंदा जमा करवा दिया। दूसरी लाइन के शुरू में एक लंबे कद का नौजवान जिसने सर पर पगड़ी रखी हुई थी, वो बहुत खूबसूरत नौजवान था। इसने खड़े होकर बड़ी वजीहदार आवाज़ में कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने दिया है, इतना चंदा मेरी तरफ से। तो वहाँ पर जितने शुरका मौजूद थे, सब ने इस नौजवान की तरफ देखना शुरू कर दिया। कायद-ए-आज़म ने नवाब मुमताज़ दुल्ताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है। तो दुल्ताना साहब ने कहा कि ये नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खान है। तो कायद-ए-आज़म ने दुल्ताना साहब को कहा कि आप मेरे साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इस कुर्सी पर आनर के तौर पर इस नौजवान को बिठाऊं। ये इज़्ज़त इनको इसलिए नहीं मिल रही थी कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ये इज़्ज़त इनको इसलिए मिल रही थी कि उन्होंने ज़्यादा डोनेट किया था, वो तहरीक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जो कि इस वक्त बरसगीर के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जानते थे कि किसको किस वक्त कहाँ बिठाना है। अक्सर ये समझा जाता है कि नवाबों की पहचान इनकी जागीर, इनके रोब, इनका पैसा और आवाम के झुके हुए सर और अपनी रियासत पर कंट्रोल की वजह से होता है। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खान की पहचान इनका रोब, दबदबा और रियासत पर कंट्रोल नहीं था, इनके असूल, इनकी पहचान थे। मलक अमीर मोहम्मद खान साहब 1910 में कालाबाग के मुकाम पर पैदा हुए। कालाबाग का नाम कालाबाग क्यों है, इसकी कहानी भी नवाबों के साथ मुंसलिक है। नवाब मलक अमीर मोहम्मद खान ने यहाँ पर एक बाग तमीर करवाया था। बहुत पहले माजी में इस बाग में नवाब साहब ने बोर्ड के बहुत सारे दरख्त लगाए, जो बाद में बहुत ज़्यादा घने हो गए। जब कोई दूर से इन दरख्तों को देखता तो ऐसा लगता था कि वो काले रंग के हैं। तो क्योंकि वो बाग था, इसलिए इनको काला बाग का मुकाम करार दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर होता गया, इसका नाम काला बाग पड़ गया। नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तलीम हासिल की थी। इनका शुमार मुल्क के बड़े बड़े जागीरदारों में होता था। ये जो इनकी दस्तार, जो पगड़ी इनके सर पर थी, वो हमेशा इनके साथ रही। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो इस वक्त इनको दस्तार की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। इवन के कुछ लोगों का कहना है कि इनको बहुत भारी जुर्माना भी देना पड़ा, लेकिन उन्होंने जुर्माना दिया, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन दस्तार नहीं उतारी, क्योंकि ये इनके असूल थे। नवाब साहब का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है 1956 में। मलक अमीर मोहम्मद खान ने इलेक्शन लड़ा मगरबी पाकिस्तान से एक सूबाई असम्बली की सीट पर, वो कामयाब हो गए। मगरबी पाकिस्तान के इस वक्त जो वज़ीर आला बने थे, इनका नाम था नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडोट। मलक अमीर मोहम्मद खान के अलावा ये वज़ीर आला किसी को नहीं मिलते थे, बल्कि किसी को मिलना गवारा नहीं करते थे। वो चाहते थे कि नवाब साहब को वज़ीर बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को रद्द कर दिया। फिर अस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से इनको वजारत की पेशकश हुई, तो उन्होंने इस वजारत को इन तरीक़ी अल्फाज के साथ रद्द कर दिया कि मैं टके टके के मेम्बरान के सवालों के जवाब दूं और असम्बली में जनाब स्पीकर की गर्दान करूं। वो किसी को यस बॉस नहीं कह सकते थे, वो किसी को जनाब नहीं कहते थे। ये इनकी शख्सियत का एक रंग था। फिर सदर अयूब खान ने मुल्क की बागडोर संभाली तो इनको नवाब ऑफ कालाबाग के बारे में पता चला। इनको पता चला कि बहुत काबिल आदमी है, बाहर से पढ़ा हुआ है, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खान से बात की। इनको कहा कि आपकी तमाम शराइत मंजूर हैं, आप किसी के सामने जवाबदेह नहीं होंगे, आप किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, आपको यस बॉस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद नवाब साहब को मगरबी पाकिस्तान में गवर्नर का ओहदा दे दिया गया, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। नवाब साहब की हुक्मरानी आने वाले हुक्मरानों के लिए एक मिसाल बन गई। अगर कोई फॉलो करे तो इनके जैसे इक़्तिदार की ताकत ना पहले किसी ने इस्तेमाल की, ना इनके बाद मनसब फायज होने के बाद नवाब साहब ने ये पाबंदी लगा दी कि ख़ानदान का कोई भी फ़र्द गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होगा। यह तारीख में एक ही बार हुआ है, ना इससे पहले ऐसा हुआ था, ना इसके बाद ऐसा होगा। फिर जब वो तैनाती के लिए अफसरों का इंटरव्यू करते तो इनके ख़ानदानी नस्ब को चेक करते थे कि इनका बाप कौन था, इनका दादा कौन था, कई पुश्तों तक आगाही हासिल करते थे। इनसे सवाल किया गया कि नवाब साहब इतनी एहतियात क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम तो घोड़ा और कुत्ता खरीदते वक्त भी नस्ल चेक करते हैं, ये तो फिर भी मेरे मुल्क का मामला है। हुक्मरानी का ये आलम था कि इनके दौर में लाहौर में 5 साल का एक बच्चा अगवा हो गया, तो उन्होंने SP को 24 घंटे की डेडलाइन दी कि 24 घंटे में बच्चा ढूंढ के लाओ, लेकिन पुलिस नाकाम हो गई, बच्चा ना ढूंढ सकी। नवाब साहब ने अगले दिन ASP, SP और SSP तीनों के बच्चों को उठवाया और कालाबाग भेज दिया, और ये ऐलान करवा दिया कि जब तक वो 5 साल बच्चा बाजियाब नहीं होगा, तब तक इन अफसरान के बच्चे भी कालाबाग ही रहेंगे। और ये फार्मूला काम कर गया। पुलिस ने इसी दिन बच्चा बाजियाब करवा लिया। यही वजह थी कि वो कह रहे थे कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँगा और सब मुझे जवाबदेह होंगे।
بہت ایکٹیو آدمی تھے، بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، انہوں نے تاجروں کو بلایا اور کہا کہ جنگ چل رہی ہے، اگر اس دوران کسی نے ذخیرہ اندوزی کی یا سامان مہنگا بیچا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنگ کے دوران ایک دفعہ جنرل شیر محمد صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنگ کے میدانوں کا دورہ کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر پڑی نیچے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے فوجی جوان اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان سویلین بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے ہیلی کاپٹر نیچے اتروایا اور دیکھا کہ آگے ملک امیر صاحب نواب آف کالا باغ فوجی جوانوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ یہ بسکٹ اپنے گھر سے السی، سوجی اور دیسی گھی کے بنوا کر لائے تھے۔ تو شیر محمد صاحب نے کہا کہ آپ جیسے لیڈروں کی اس قوم کو ضرورت ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ جنگ افرادی قوت سے نہیں، قوم کے جذبوں سے لڑی جاتی ہے، اور میں بھی اس قوم کا ایک بیٹا ہوں۔ نواب صاحب مشہور ہوتے جا رہے تھے، لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے، لوگ ان کی طرز حکمرانی سے خوش تھے۔ ایوب خان کے ساتھ ان کے سیاسی اختلافات شروع ہو گئے، کیونکہ گوہر ایوب جو کہ ایوب خان صاحب کے بیٹے تھے، ان کے کاروبار کچھ ایسے تھے جس کے حوالے سے نواب صاحب نے ایوب خان سے بات کی۔ تو ایوب خان نے کہا کہ میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح تلخی بڑھتی گئی۔ ابھی اس کے بعد کراچی میں ایک ضمنی الیکشن ہوا جس میں ایوب خان کا امیدوار حبیب اللہ تھا، جبکہ نواب صاحب کا امیدوار میر غوث بخش بزینجو تھے۔ انتخابات میں نواب صاحب کا امیدوار جیت گیا۔ اس طرح دوریاں بڑھتی گئیں۔ آخرکار نواب صاحب کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب ان کی حکومت سے علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ ایک عام آدمی پر بجلی کی طرح گرا، کیونکہ لوگ ایک اچھے گورنر سے محروم ہو چکے تھے۔ نواب صاحب طبعی موت نہیں مرے، ان کا قتل ہوا تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ ان کا قتل کیسے ہوا، لیکن خدا بخش جو ان کا گھر کا ملازم تھا، اس کی بات کو سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواب صاحب کالا باغ والے گھر میں موجود تھے۔ نواب صاحب کے اس گھر میں پوری دنیا کے اونچے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے ملازم خدا بخش کے بقول نواب صاحب کے گھر میں اس دن کوئی تلخی چل رہی تھی، تو خدا بخش کھانے پینے کی چیزیں لے کر کمرے میں رکھ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو شور سنائی دیا، تو جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ فائرنگ ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں نواب صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے دونوں بیٹے وہاں موجود تھے۔ 26 نومبر 1977 کو یہ واقعہ پیش آیا۔ کالا باغ ملک امیر محمد کی وجہ سے مشہور ہے، اور ملک امیر محمد خان اپنی جاگیر نہیں بلکہ اپنی گورننس اور اپنے اصولوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے عوام کو وہ دیا جو ایک عام آدمی اپنے حکمران سے چاہتا ہے۔ ابھی تک اس خاندان میں بہت نوجوان ہیں، بہت نواب ہیں، لیکن امیر محمد خان جیسا ایک بھی نہیں۔ لوگ ہمیشہ ان کو اور ان کی گورننس کو یاد